हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो जैसे गाइज आपको पहले की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में भी नहीं बताया है, क्योंकि देखो मेरे पे अभी समय कम है। मेरे पे क्या, आप पे बहुत कम समय है, पेपर आ चुके हैं, 10 दिन से भी कम टाइम रह गया है जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं स्लाइड में ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि मैं टाइप करके नहीं बना सकता, मैं टाइप करके भी बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके और क्वालिटी बढ़ाकर इसकी हाई कर कर आप इसको जूम करके अपनी कॉपी पे भी नोट करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, आपको गाइड तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि मैंने गजनी वंश के बारे में आपको बताया था कि उनका कैसे उनका उद्भव हुआ, राजधानी क्या थी, उन सुप्तगिन के 2 बेटे थे, सब बता दिया मैंने, उनकी क्या उपाधि थी क्या नहीं थी, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेंगे, उसके पहले मैं हमें आगे जाने की जरूरत है। आप पहले की वीडियो, प्राइवेट वीडियो भी देख सकते हैं ना, प्राइवेट वीडियो जो पहले मैंने बनाई थी। अब हम आगे बात करते हैं इनके उद्देश्य और इनके 17 आक्रमण किए थे, उसमें से कुछ आक्रमण के बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। भाई, जितने भी शासक आए थे सबका विस्तारवाद का धन लूटने का मकसद था भारत आने का। तो इसका मकसद कुछ अलग है गजनवी का। इसका मकसद ये था कि धन लूटना तो था, लेकिन इनका उद्देश्य विस्तारवाद का नहीं था। इनका उद्देश्य था एशिया को शासन को मजबूत करना, एशिया के शासन को मजबूत करना, मध्य शासन को क्या करना था, मजबूत करना था। इनके प्रमुख आक्रमण थे, देखो ये आप याद रखना, इनका धन लूटना था उद्देश्य। ये पहला शासक था जिनने मध्य एशिया को मजबूत बनाने का काम किया था। पहले आक्रमण के बारे में कुछ आक्रमण जानेंगे, सवाई 17 आक्रमण नहीं जानेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आक्रमण के बारे में बात करते हैं। 1000 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम पंजाब पर इन्होंने आक्रमण किया था। हिंदू शाही वहां पर राजवंश था, और वहां के शासक कौन थे, जयपाल थे, जिन्होंने गजनवी के जो आक्रमण था उसको असफल कर दिया था। और एक और राजा विद्याकर, जिन्होंने गजनवी के आक्रमण को असफल किया था। 2 राजा थे जिन्होंने 17 आक्रमण से 2 असफल कर दिए थे, ठीक है। लेकिन गजनवी दोबारा पुण्य आता है 1001 में, वो जयपाल को बुरी तरह हरा देता है। फिर 1008 ईस्वी में, 8 और 9 ईस्वी में आता है दोबारा, और उसको बुरी तरह हरा देता है। फिर उस टाइम दोबारा आता है 1018 ईस्वी में। गाइस के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा बाहर हल्ला चल रहा है ना। देखो 1008 ईस्वी में दोबारा आता है, 8 कह रहा हूँ, 18 ईस्वी और 19 ईस्वी में दोबारा आता है। उस टाइम वहां पर कौन शासन कर रहा होता है, तो 1000 ईस्वी में आता है जयपाल को हराने, पंजाब पे शासन करे। तो जयपाल उसका असफल कर देता है। फिर पुनः आता है 1001 ईस्वी में, किसको हराने आता है, जयपाल को बुरी तरह हरा के चला जाता है। फिर वो आता है 1008 ईस्वी में, और वो फिर किससे उसका मुकाबला होता है, तो जयपाल के यहाँ पर पुत्र होते हैं, उनके वंशज होते हैं आनंदपाल, तो आनंदपाल को भी हरा देता है। फिर आता है 1018 ईस्वी में, 18 और 19 याद रखना है ना, इसके बीच में आता है। और मथुरा और कन्नौज, उस टाइम कन्नौज और मथुरा पे आक्रमण करता है। उस टाइम प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। उस टाइम शासक कौन था, तो वहां पर उस टाइम शायद मेरे हिसाब से नाग भट्ट उस टाइम शासक कर रहे थे, जो प्रतिहार के स्थापक थे, ठीक है। तो उनको भी बुरी तरह हरा देता है, और वहीं से मूर्ति तोड़न का चलन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अपनी मूर्ति भी, धन तो लूटता ही, यहीं से मूर्ति भी लूट के ले जाता है जो इसको कीमती लगती है। फिर ये कौन सा आक्रमण की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ये 12वें आक्रमण की मैं बात कर रहा हूँ, कन्नौज और मथुरा वाले। फिर 13वें आक्रमण की बात करते हैं। ये 1019 से 20 ईस्वी तक चला था। इसमें चंदेल राजा, ये मैंने जो बताया था, विद्याधर राजा थे जो, इस टाइम चंदेल राजवंश का यहाँ पर शासक चल रहा था। तो ये कहाँ पर आया था आक्रमण करने, तो ये आया था बुंदेलखंड में, इन्हें आक्रमण किया। वहां पर उस टाइम शासक कौन कर रहे, वहां पर किसका शासन चल रहा था, तो चंदेल राजा का वहां पर शासन चल रहा था। विद्याधर शासक थे वहां पर, और वहां पर इनका आक्रमण असफल रहा था। फिर ये जो अपना 16वां आक्रमण करते, देखो सब कहते हैं कि 17वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। 16वां आक्रमण था, ये कंफर्म है। 1025 ईस्वी में आते सोमनाथ मंदिर, और उस टाइम कौन शासन कर रहे होते, भीमदेव यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। कभी मोहम्मद गजनबी ने इतना सोना नहीं लूटा था जो इस मंदिर से प्राप्त किया था, क्योंकि इन्हें खबर लगी थी कि सोमनाथ में बहुत कीमती मूर्ति, जेवर है, बहुत चीज है, जो अपने साथ में मध्य एशिया ले गए थे। लेकिन उनका बीच में जाटों से पंगा हो गया था, इसलिए
उन्होंने आधा सामान यही छोड़ दिया था। लेकिन जो भी इन्होंने 16 आक्रमण किए थे, सबसे ज्यादा जो भी 17 आक्रमण किए, सबसे ज्यादा जो मोहरे और जो भी कीमती सामान है उन्हें सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था। और जिनका अंतिम जो इनका लास्ट डेट थी जो इनकी, वो थी 17वां आक्रमण जो तो इनका था, वो कब किया था इन्होंने? 1030 ईस्वी में इन्होंने किया था, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी इनकी? अचानक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पीछे इनका क्या कारण है, मैं चलो आपको बताता हूँ। सोमनाथ मंदिर को तोड़कर अपने साथ वहां से लूट कर सब ले गए थे मध्य एशिया। बहुत सोना बहुत जेवर वहां से लूट लिया। फिर गजनी की मृत्यु कैसे हुई? देखो, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया था कि इनने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जितना भी सोना, जितनी भी कीमती चीजें थी, सब एक अपने रूम में रख ली और उनको देखते देखते इसकी मौत हो गई। यहाँ से खत्म कहानी। अब जानते हैं कुछ अन्य पॉइंट जानते हैं इनके बारे में, और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको अपने क्वेश्चन में लिखने हैं। जब गजनवी का क्वेश्चन आएगा, आपको अपने आंसर में उनको डिनोट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हुआ था ना। क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ता है और उसमें ऐसी बातें लिखनी पड़ती है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है ना। चलिए उनको समझते हैं। और एक बात और, अगर आपको ये नहीं दिख रहा, पता नहीं लग रहा कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, आपको सुनाई भी आ रहा है, आप वीडियो को जूम कर कर उसे पॉज कर कर क्वालिटी बढ़ाकर अपनी कॉपी में नोट करें और यही पेपर में लिख के आए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तो मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको असली नहीं, जब मैं आपको टाइप करके पढ़ाऊंगा ना, जब आपको असली मजा आएगा पढ़ने में। और उसमें मैं HD इमेज भी डालूंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो क्या है, पेपर नजदीक है, हमें ना ऐसे पढ़ना होगा अभी, है ना। सनातन काल तक देखते हैं, मैं टाइप करके आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन अगर नहीं हो सका तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। आप फटाफट इसको नोट करते रहे और मेरे साथ वीडियो में पक्के बने रहे, नहीं तो बाकी चैनलों पे तो ऐसे ही बता रखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अन्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं हम। देखो, जब भी आप अपने क्वेश्चन में पूछे, आपसे कुछ पूछे कि उत्तबी कौन थे, तो उत्तबी कौन थे मैं बता देता हूँ। 1 मिनट नोट कर देता हूँ इसको। पॉइंट ये रहा, देखो उत्तबी कौन थे। तो ये इतिहास, दरबारी इतिहासकार थे गजनवी के। तो इन्होंने 2 किताब की रचना की। एक तो किताब उल यमीन, तारीख एक यमीन की रचना की। अब आगे चलते हैं। जो आप में क्वेश्चन में समय ज्यादा पूछा जाता है, जो आपके कंपटीशन पेपर ले लो या UPSC लेवल के क्वेश्चन पेपर ले लो, है ना, जो आपसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है? 11वीं सदी में गजनवी के साथ कौन आया था? तो एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अलबरनी, है ना। वो भारत आए थे। उन्होंने किसकी रचना की? तो किताब उल हिंद की रचना उन्होंने की, जिसमें भारत की सामाजिक संस्कृति जानकारी मिलती है ना। संस्कृति और सामाजिक जानकारी मिलती है। और इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। पहले उससे जानते हैं कि इन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। ये पहला मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। अरबी में इन्होंने उल्लेख लिखा है तारीख हिंद, और इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो चाउ ने इसे किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हिंदी में रजनीकांत वर्मा ने इन्हें अनुवाद कर दिया था, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दी थी, ठीक है। फिर बात करेंगे हम, और इन्होंने कुछ और सिक्के भी चलाए थे जो चांदी के सिक्के थे, संस्कृत में जिनका उल्लेख है। गजनवी ने संस्कृत में इनका उल्लेख लिखवाया था, है ना। चांदी के सिक्के जारी किए थे। और बता देते हैं आपको, वह की तारीख एक सुतुगीन की रचना की थी। और अब हम बात कर लेते हैं किताब उल हिंद के बारे में। देखो, इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि आप विस्तार से कभी कभी क्या होता है, निबंध लिखने में आ जाता है, हिस्ट्री में कि पैराग्राफ में दे देते हैं कि किताब उल हिंद में क्या लिखा था, है ना। ऐसा जो कि राइटर ने अलबरनी ने ऐसा क्या लिखा था उसमें कि इतनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक बन चुकी थी। तो यहाँ पर भारत के बारे में लिखा था। भारत में के बारे में क्या लिखा था? भारत की जलवायु, प्रकृति, स्थिति, मृदा प्रणाली, माप, तेल, भारतीय सामाजिक, है ना, जो भी त्योहार, है ना, रिवाज, जो भी आपके उत्सव, खान पीन, वेशभूषा, वर्ण अवस्था, है ना, देहांत, दर्शन, पुराण, शस्त्र, धर्म आदि के बारे में सब विस्तार से लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। नहीं आपको समझ आ रहा था, देखो ये आप यहाँ से डिनोट, यहाँ से आप अपनी कॉपी में उतार लो, ये लिखा हुआ पूरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप उतार लो, नहीं तो आप
आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको PDF आप सेंड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। देखो ये समरी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताई गई है, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम बहुत कम है। अब मोहम्मद घोरी के बारे में हम जान लेते हैं, उनका शासन कहाँ से कहाँ तक चला और क्या कौन कौन से उन्होंने आक्रमण किए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इनका आक्रमण कहाँ पर कहाँ तक खत्म हो जाता है, 1030 तक इनका फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है। फिर मोहम्मद घोरी आता है। देखो गजनी वंश के बाद कौन सा आता है, ससवानी वंश आता है। इनके स्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन हसन इनके स्थापक थे, जिसके 5 बेटे थे, उसमें से था एक घोरी, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिनने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके 2 सेनापति थे जो जिसकी वजह से सारे युद्ध जीता था, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद होगा, जिन्हें सनातन काल की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते। और ये अफगानिस्तान से चलते चलते पहले उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया मुल्तान पर। मुल्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है। देखो मुल्तान में बता देता हूँ आपको, ये मैप बना देता हूँ, एक बार रुक जाओ। देखो मैप ये रहा मुल्तान, ये रहा मुल्तान, ठीक है। यहाँ पर मुल्तान है, आप मैप में एक बार देख लेना। मुल्तान आपको नहीं पता तो एक बार मैप में सही से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आक्रमण किया इन्होंने मुल्तान पर। तो ये कब किया था, आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि सब सिंध के ही तरफ से आकर आक्रमण करते हैं। देखो वहां पर हिमालय आ जाता है और नीचे समुद्री मार्ग आ जाता है, तो इसलिए इन्होंने हमला नहीं किया, ठीक है। समुद्री मार्ग से आ जाता तो राजाओं को खबर हो जाती, इनको पहले टपका देते और वहां से हिमालय आता है, हिमालय से कुछ चढ़ाई करते तो आधी सेना वही मर जाती, ठीक है। और भी बहुत कारण थे, है ना। तो सिंध से ही सारे आक्रमण आते हैं, चाहे वो प्राचीन काल में मध्यकाल में क्यों ना हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। हम मुल्तान पे इन्होंने पहले आक्रमण किया था। चलो भाई, उन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया, उच्च सिंध और नीच सिंध को भी उन्होंने जीत लिया। सिंध की यहाँ बात हो रही है ना, जीत लिया। फिर उसके बाद तो 75 के बाद वो किस पे दूसरा आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है, जो इनका आक्रमण असफल होता है, ठीक है। सबके साथ असफल आक्रमण थे, 2 उस टाइम थे, विंध्यागर और जयपाल ने किसको हराया था, मोहम्मद गजनबी को। यहाँ घोरी की बात हो रही है, तो पहला इन्होंने मुल्तान को जीत लिया था, सिंध को जीत लिया था, और दूसरा आक्रमण किया था गुजरात पर। गुजरात पर कब किया था इन्होंने आक्रमण, तो इन्होंने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। और उस टाइम वहां पर शासन कौन कर रहे थे, मूलराज द्वितीय उस टाइम शासन कर रहे थे। तो वो किससे संबंधित रखे थे, चालुक्य वंश से संबंधित रखते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उनको यहाँ पर प्राज्य का मुंह देखना पड़ा। फिर तीसरा तराई के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने कब किया था। तो भाई साहब अब ये हार गए, इनको बहुत बुरा लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ, ये सर्कल कहाँ है, ये रहा। हाँ, तो भाई घुवरी को बहुत बुरा लगा, तो तीसरा जो आक्रमण था उन्होंने अपनी योजना बदल दी। तो ये आक्रमण कहाँ से, पहले तो सिंध से किया था, अब इन्होंने आक्रमण किया था पंजाब से। और कब किया था, 1179 में इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ पर किया था, कहाँ पर किया था आक्रमण, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। जो प्रथम तराई का युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1191 में, जहाँ पर पृथ्वीराज की जीत हुई थी। ये शायद अजमेर में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर द्वितीय तराई का युद्ध होता है, जिसमें गोरी की एक गलती मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब मोहम्मद गोरी ने पंजाब से आक्रमण किया था, उन्होंने अपनी योजना बदली जब वो गुजरात में हार गए थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर दोबारा पराजय कर दिया गया। किसने पराजय कर दिया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ पर उन्हें दोबारा पराजय कर दिया। तो उन्होंने तीसरी योजना बनाई जिसे हम कहते हैं द्वितीय तराई का युद्ध। तो वो कब हुआ था, पर किसके साथ हुआ था मैं बताता हूँ। तो देखो, ये युद्ध हुआ था 1192 में। तो ये भी किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था। तो इस बार गौरी ने हरा दिया था, ये हरा दिया था, तो ये पृथ्वीराज की गलती से माना जाता है। कैसे हरा दिया था मैं बता देता हूँ, कैसे पराजित कर दिया था पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय ने कि जब सैनिक का मुकाबला हुआ था मोहम्मद गौरी ने, तो पृथ्वीराज तृतीय ने सोचा कि इसको तो मेरे सैनिक ही ने हरा दिया, तो मैं कैसे हराऊं। तो इन्होंने कुछ अभ्यास नहीं किया, तो पुनः लौट कर ये आते, जिसको हम द्वितीय तराई का युद्ध कहते हैं, जो 92 में दोबारा आए थे। तो इन्होंने ये वहां पर जाके प्रयास कर रहे थे, जहां पर
जब अफगानिस्तान से आए थे, वहां पर जाकर मोहम्मद गोरी प्रयास कर रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने बोल दिया कि इसको तो मेरे सैनिक ने हरा दिया, इसको तो आएगा तो दोबारा देख लेंगे। तो इन्होंने कुछ मतलब अपने शासन अवस्था पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दोबारा आता है तो इनको पराजित कर देता है और भारत पर अपना शासन कर लेता है। कहाँ पर कर लेता है? अजमेर और दिल्ली पे अपना शासन कर लेता है। और कहाँ पृथ्वीराज को, जब पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था द्वितीय तराई के युद्ध में, तो अजमेर और दिल्ली पर शासन इनका कायमत हो गया था। दोबारा ये पुण्य आक्रमण करते हैं। कब करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, जो चंदावर का युद्ध था। लेकिन उससे बाद में बता दो, दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय राज कर रहे थे। कन्नौज और गढ़वाल वंश शासन कर रहा था और गुजरात पर नायक देवी का शासन चल रहा था। ठीक है, ये बात मैं बताऊंगा। ये राजपूत वंश से, सारे राजपूत वंश थे, जो 36 राजपूत वंश से, ठीक है, और 4 अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। ये बात की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका चंदावर का युद्ध था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बारे में मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में उसको लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह आक्रमण हुआ था चंदावर में 1194 में युद्ध हुआ था। तो ये कन्नौज में युद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था? तो गोरी ने पुण्य आक्रमण किया था। कहाँ पर? कन्नौज पर। उस टाइम कौन शासन कर रहे थे? उस टाइम शासन कर रहे थे तो जयचंद राठौर उस टाइम शासन कर रहे थे। और वहां पर चंदावर में उनको पराजित कर दिया गया था। किन्ने? मोहम्मद गोरी ने। वहां पर भी अपना शासन कायमित कर लिया था। और यहीं से ही शुरू हो जाते हैं मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो ये देखो, ऑलमोस्ट उन्होंने भारत को अपने अधीन कर ही लिया। अधीन क्या? भारत में विस्तार कर ही लिया है मुस्लिम साम्राज्य का। और बात कर लेते हैं, और सनातन काल में जो रहा था वो भी कवर हो जाएगा, फिर मुगल काल में और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका लास्ट आक्रमण था, ये नहीं, उनका भी ये आक्रमण लास्ट नहीं था। उनका आक्रमण जो लास्ट था वो 1205 में वो वापस आए थे, और 1206 में वो वापस लौट रहे थे। तो उनको 15 मार्च 1206 में उन पर अटैक हो गया था। वो कौन सी जनजाति ने किया? देखो, इसका आक्रमण लास्ट था कब? 1205 में दोबारा पुण्य भारत आता है और 1206 में दोबारा जाता है। तो 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन करता है? और ये अपने घर जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान में एक गौर क्षेत्र में रहता था, तो इनका सामना जाते वक्त एक जंगली जनजाति से होता है। जो जंगली जनजाति का नाम था, तो एक खक्कर जनजाति से इसका युद्ध होता है। तो वहीं पर ये मारा जाता है। यहीं से इसका टॉपिक खत्म हो जाता है, गोरी का। अब इसके फिर 2 सेनापति बचते हैं भारत में, जो भारत को संभालते हैं, ऐबक और बख्तियार। ठीक है, वो जो सेनापति बचते हैं, जिन्होंने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार काकी, जो सॉरी बख्तियार अब बख्तियार काकी बोल लो। देखो मैं अटक किस पे रहा हूं, बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और मैं आप क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, ये इनको छोड़ देता है। तो ऐबक है जो किसकी स्थापना करता है? तो दास वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, और जो बख्तियार होता है वो बंगाल की तरफ चला जाता है। तो ये दोनों साइड, दोनों भारत को कब्जा करने की सोचते हैं और विस्तारवाद की नीति को अपना लेते हैं और विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इनके बारे में बाद में जानेंगे विस्तार से। भी चलते हैं, गुड बाय। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।